हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे, येलो बुक देख रहे थे, जिसके तहत मैंने हिस्ट्री आपको कंप्लीट करा दी है। उसकी मैराथन भी डाल दिया है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। एंसेंट, मिडाइवल, मॉडर्न। हम लोग देख रहे थे विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल के तहत हम लोग जो है 3 वीडियो हमारी आ चुकी है, ये चौथी वीडियो है और इस वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। अगर हम बात करें तो अफ्रीका, यानी हम दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ये सारी चीज़ें कवर कर चुके थे। अब अफ्रीका महाद्वीप से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे मैप को तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्पेन है और जस्ट इसी के पास, जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाला स्पेन है, यहाँ पे दोस्तों मोरक्को है, तो ये इससे जो है अलग हो रहा है। ठीक, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ये जिब्राल्टर जल संधि द्वारा ये दोनों अलग होते हैं। जिब्राल्टर जल संधि जो जोड़ती है, ये इधर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर है और ये भूमध्य सागर। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि किसे किसे जोड़ती है। अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है, यानी तीनों से गुजरती है। अगर हम आगे बात करें तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में है दोस्तों, जिसकी लंबाई अगर बात करें तो 6695 किलोमीटर है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं दोस्तों। यह नदी स्वेद नदी और ब्लू नाइल या ब्लू नील से मिलकर बनी है। नील नदी का मुहावना कहाँ है? तो भूमध्य सागर में दोस्तों ये गिरती है। अगर हम बात करें इसमें जो ये नील नदी पर आसवान बांध बना हुआ है, इसका निर्माण किया गया है और इस बांध से निर्मित एक जलाशय जिसे नासिर झील कहते हैं। नाइजर, अगर हम बात करें, नाइजर नदी पाम ऑयल को ले जाने हेतु जलीय मार्ग उपलब्ध करती है, जिस कारण से पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं। किसे? नाइजर नदी को कहते हैं। इस नदी के मुहाने, अगर हम बात करें इस नदी के मुहाने, और जो है आगे क्या दिया है, इस नदी के मुहाने पर नाइजीरिया का हारकोर्ट है। कौन सा? हारकोर्ट बंदरगाह है, इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। ठीक, कौन सा है? हारकोर्ट बंदरगाह। अगर हम आगे बात करें तो माली की राजधानी बमाको भी इस नदी के तट पर स्थित है। माली की राजधानी जो बमाको है इसी नदी के तट पर है, कि नाइजर। अगर हम बात करें कांगो, जिसे हम जायरे कहते हैं, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यह नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी के बेसिन में विश्व के सबसे छोटे कद वाली जनजाति पिग्मी निवास करती है। ठीक, अगला दिया है कि कांगो नदी विषुवत रेखा को, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और भारत में माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका में स्थित किम्बरले की खान विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, इसलिए हीरो का देश इसे कहते हैं। अगला दिया है गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? घाना है दोस्तों। अगला दिया स्टेनली जलप्रपात, कई बार एग्जाम में आया है। लुआलाबा नदी या कांगो नदी पर स्थित है स्टेनली जलप्रपात दोस्तों, याद रखना है आपको। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। अगला दिया है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, तो ये अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसके अंतर्गत इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, एरिट्रिया आते हैं। अगला दिया है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया यानी प्रशासनिक है। यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है जोहान्सबर्ग है, तथा ब्लोमफोंटेन यहाँ की न्यायिक जो है राजधानी है, और केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है, यानी यहाँ विधायिका है दोस्तों। अफ्रीका को अंध महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसीलिए इसका अंध महाद्वीप कहते हैं। अगर हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है नाइजीरिया है, तथा अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक नागरिक जो देश के हैं वो लीबिया है। अगर हम बात करें दक्षिणी सूडान अफ्रीका महाद्वीप का नया देश है। यह वर्ष 2011 में बना था। यह यूएनओ का 193वां देश है, 193वां देश है। अगर हम बात करें दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में बुशमैन जो कालाहादी में करती हैं, देखिए कोई मैन ब्रूस लिया है और सुबह सुबह कलाकारी कर रहा है, यानी कालाहादी हो जाएगा। पिग्मी जनजाति का जो है कांगो बेसिन में है। बद्दू मरुस्थल सहारा मरुस्थल है दोस्तों। तो देखिए और अगर हम बात करें तो ये इतनी जनजातियाँ हैं, कौन? बुशमैन है, पिग्मी है, बद्दू है। ठीक, बद्दू, देखिए हम चाहे तो ट्रिक बना दें लेकिन फर्जी की बात है। बद्दू को कैसे कुछ भी याद करें कि हमारे दद्दू जो है वही हमारा सहारा है, यानी सहारा मरुस्थल, कैसे भी रिलेट कर सकते हैं। अगला दिया है अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं, और दक्षिण अफ्रीका में विल्ड कहते हैं दोस्तों इसे। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी कि यहाँ लिखा सवाना यानी सबाना,
तो मैंने कहा फ्रीका है क्या, यानी अफ्रीका। अगला दिया सिनाई स्थल संधि एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है, ये याद रखना आप। और जो लाल सागर और भूमध्य सागर को अलग करती है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ती है। अगला दिया इसी जलसंधि पर सुएज नहर का निर्माण हुआ था, 1869 में शुरू हुआ था। कल लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ा गया। मिस्र द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1956 ईस्वी में। अगर हम बात करें सुएज नहर के निर्माण के समय 164 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर गहरी थी। कई विस्तार के बाद सुएज नहर की अनुमानित लंबाई 193 किलोमीटर है तथा 24 मीटर गहरी है, 205 मीटर चौड़ी है। सुएज नहर के भूमध्य सागरीय तट पर पोर्ट सईद है, भूमध्य सागर के तट पर, और लाल सागर के तट पर सुएज बंदरगाह स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है। इस झील से विषुवत रेखा गुजरती है तथा यह विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। विक्टोरिया झील का विस्तार केन्या, युगांडा, तंजानिया में है तथा श्वेत नदी या नील का उद्गम इसी झील में होता है। अफ्रीका में नवीनतम मोड़दार पर्वत के रूप में एटलस पर्वत का विकास हुआ है, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ट्यूबकल है दोस्तों, जो मोरक्को में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ जाएं। देखिए, माउंट कैमरून अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है जो कैमरून के तटीय क्षेत्र में स्थित है। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी तंजानिया माउंट किलिमंजारो है दोस्तों। विश्व का सबसे विशाल हीरा कौन सा है? कुलिनन है, जो वर्ष 1905 में दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से खोजा गया था। अगर हम बात करें विश्व में सबसे अधिक सोना भी दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को सोने का नगर भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में विश्व का 90% क्रोमियम मिलता है। दक्षिण अफ्रीका में सीसल नामक पौधों से जूट प्राप्त होता है। अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख खजूर उत्पादक है दोस्तों, जो मिस्र है। अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र जो है खजूर उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के किसानों को क्या कहते हैं? फिल्ला कहते हैं। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। कांगो देश को वनों का देश कहते हैं। एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। अब सोचिए दोस्तों, इसे क्यों कहते हैं जो है वनों का देश? क्योंकि कांगो से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। अगर भूमध्य रेखा गुजरेगी तो सीधी सी बात है, यहाँ संवहन वर्षा सबसे अधिक मात्रा में होगी। अगर संवहन वर्षा सबसे अधिक मात्रा में होगी, डेली वर्षा होगी यहाँ पे, तो सीधी सी बात है पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे, जैसे अमेजन वन। ठीक, इसी भूमध्य रेखा पर ही है कि नहीं दोस्तों? तो वही चीज़, इसीलिए इसे वनों का देश कहते हैं। अगला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यह सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक, और जो दक्षिणी गोलार्ध में है, सही है। इस महाद्वीप को महाद्वीप भी कहते हैं, मतलब इस महाद्वीप को महाद्वीप भी कहते हैं। इस महाद्वीप की खोज का प्रथम प्रयास जो है जेम्स कुक ने किया था। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एब्रोजिन्स कहते हैं, कई बार पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को टॉरिस जलसंधि न्यू गिनी द्वीप से अलग करती है, वहीं कोरल सागर को अरफुरा सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन दिया है, बाह्य जलसंधि ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि को तस्मानिया द्वीप से अलग करती है तथा तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट दक्षिणी सागर से जोड़ता है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दो भागों में विभाजित करती है, अर्थात यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ का विकास हुआ है। यह संसार की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। इसकी कुल लंबाई लगभग जो है 2000 किलोमीटर है। इसे अंडर वाटर गार्डन भी कहते हैं। आगे हम अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया विश्व की प्रसिद्ध मरीनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। यह विश्व में भेड़ पालने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो जेकारू कहते हैं। ठीक, ये याद रखेंगे आप लोग। देखिए, उसे क्या कहते हैं? जेकारू कहते हैं। यहाँ देखिए, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस पर्वत श्रेणी और इस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कोसिस्कू है, जो 2228 मीटर है। बॉक्साइट सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में होता है। गिब्सन और विक्टोरिया इस महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश, लैंड ऑफ कंगारू व द लैंड ऑफ गोल्ड प्लीस कहते हैं। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं दोस्तों, और न्यूजीलैंड की खोज जो है एबल तस्मान ने की थी। अगर हम आगे बात करें तो न्यूजीलैंड में एमू और कोका बारा नामक पक्षी पाए जाते हैं। एमू की टांगें लंबी होती है और पंख नहीं होते इनके। माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं, माओरी दोस्तों, और कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। इसलिए आप देखे होंगे जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी होते हैं उन्हें कीवी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है वाईकाटो। क्या है? वाईकाटो।
अंटार्कटिका देख लेते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। इस महाद्वीप का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। इसी कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वीन ऑफ मोर पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 भागों में बराबर भागों में बांटती है। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज जो है कैप्टन जेम्स क्लार्क ने की थी। अगर हम बात करें इस महाद्वीप की खोज का पहला प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक ने किया था, लेकिन वह मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया था। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेबियन वान बेलिंग्सहाउसन को जाता है। माउंट एरेबस इसकी सर्वोच्च जो है, इसका मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एरेबस। अगर हम माउंट विंसम की बात करें तो सर्वोच्च चोटी है। ठीक, अगर हम आगे बात करें तो पाल्मर प्रायद्वीप वर्ष में कुछ समय के लिए बर्फ से मुक्त रहता है। फलतः यहाँ काई और लाइकेन जैसी वनस्पतियाँ पाई जाती। देखिए जहाँ बर्फ होगा दोस्तों तो वहाँ यही मिलेगा। ठीक, रास सागर व वेडल सागर अंटार्कटिका में स्थित है। कई बार पूछा रास सागर वेडल सागर। इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है लेबर्ट यहीं अवस्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप वैज्ञानिक खोजों के लिए प्रसिद्ध है, अतः इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका में व्हेल और सील पाए जाते हैं। यहीं पर पेंगुइन जैसे न उड़ने वाले पक्षी व क्रिल मछली के झुंड पाए जाते हैं। यहाँ के उड़ने वाले पक्षियों में अल्बाट्रोस तथा पेट्रेल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंड सेन थे 1911 में। अंटार्कटिका में भारत की स्थिति, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर गिरिराज सिरोही, राजस्थान के रहे होंगे दोस्तों। भारत में अपना पहला अंटार्कटिका अभियान वर्ष 1981 और जो है 82 में प्रारंभ किया था। इस अभियान का नेतृत्व जो किए थे और डॉक्टर MS जेट कौशिन ने किया था। भारत के अंटार्कटिका पर अपने शोध केंद्र अगर हम बात करें तो दक्षिण गंगोत्री 1984 है, मैत्री 1989 है और भारती 2012। देखिए आगे अगर हम बात करें तो महासागर कौन सा है? तो ओशन। तो संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जो है 71% भाग जलमंडल का विस्तार है। पृथ्वी पर अवस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% जल जो है महासागर में है, जो कि खारा है दोस्तों। ठीक, पीने योग्य 2.5% जल है दोस्तों। कुल जल का 2.5% भाग स्वच्छ व मीठा है। विश्व के जल संसाधन का भारत के पास 4% है। महासागर में 3 मुख्य तापमान परतें होती है, एक सतही, एक मिश्रित और थर्मोक्लाइन व गहरे महासागर। ये पूछा गया है, पीसीएस में भी इस बार आया था, जो नाम पूछ लिया था मिलान करने के लिए। इस तरह के क्वेश्चन थे, आप देखे होंगे। अगर हम बात करें तो महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं दोस्तों, एक तापमान है, एक लवणता है। महासागर क्या है? तो जलमंडल का वह भाग जिसका कोई निश्चित सीमा न हो महासागर कहलाता है। सबसे बड़ा व गहरा प्रशांत महासागर है। महासागरों की जो औसत गहराई है वो 3800 मीटर होती है, औसत गहराई है दोस्तों। विश्व में सबसे अधिक लवणता जो है वो तुर्की की वान झील में है। दूसरा स्थान मध्य सागर का है। प्रशांत महासागर के देखिए इसका रीजन ये है दोस्तों, लवणता अधिक है तो सीधी सी बात है, अगर पानी में हम जाएंगे तो अपने आप तैरने लगेंगे, तो जब तैरेंगे तो डेड बॉडी की तरह हम दिखेंगे, तो इसीलिए मृत सागर नाम दिया गया। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के निकट स्थित मैरियाना गर्त सबसे गहरा है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए मैं आज से 4 वीडियो डेली बनाऊंगा। बहुत देखिए, एक बीएड का प्रैक्टिस सेट है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। दूसरा जो है आप देखेंगे यूपी स्पेशल सुबह 9:30 बजे, 11:30 बजे यूपी बीएड, 3:30 बजे जो है हिंदी मिलेगी। बेहतरीन है दोस्तों कंटेंट, आप जरूर देखेंगे। कंटेंट में कोई कमी नहीं, मैं पूरी मेहनत जी जान लगा के सारी चीज़ें छोड़ के इसी में लगा हूँ। ठीक, और अगर आप बात करेंगे तो जो 7:30 बजे आपको ये डेली मिलेगी एलो बुक। ठीक, तो आप बस पढ़ते रहिए दोस्तों, सपोर्ट जरूर करिए। अगर हम आगे बात करें तो प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के निकट स्थित मैरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसकी लंबाई अगर बात करें गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप स्थित है। यह संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर हम आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे तो विश्व के प्रमुख गर्त कौन कौन से हैं, तो देखिए मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर, टोंगा प्रशांत में है, मंडनाओ गर्त प्रशांत और सुंडा गर्त जो है हिंद महासागर में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, पूछ लेता है एग्जाम में। प्रशांत महासागर देख लेते हैं। यह धरातल के 1/3 भाग को ढकता है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार एवं इसका क्षेत्र जो है संपूर्ण स्थल के क्षेत्र से अधिक है। इसका जो शीर्ष भाग है वो बेरिंग जलसंधि पर तथा आधार जो है अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। इसके पश्चिम में एशिया महाद्वीप तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्व में
उत्तर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। यह विशाल महासागर लगभग 20,000 से अधिक द्वीप हैं। किसमें? तो इसी में है हमारे जो है प्रशांत महासागर में लगभग 20,000 से अधिक द्वीप है। हवाई कटक एक ज्वालामुखीकृत कटक है जिस पर हवाई एवं होनोलुलु, दोस्तों मैंने ये आपको बताया होगा, होनोलुलु द्वीप स्थित है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, यहीं पे अगला है अटलांटिक महासागर। तो यह संपूर्ण दोस्तों संसार का छठा भाग है। इसका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर का लगभग आधा और संसार के क्षेत्रफल का लगभग 16% है। कितना है? 16% इसका क्षेत्रफल है। अगर हम बात करें इस महासागर की आकृति जो है अंग्रेजी यस के बराबर, हाँ आप देखे होंगे इस तरह है प्रशांत महासागर। हिंद महासागर इस तरह है, या तो यम के आकार में सोचो, या फिर दोस्तों जैसे भारत ये है ना, तो इस तरह, या तो यम हो जाएगा, या तो फिर वी आकार का हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक, और त्रिभुजाकार कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है दोस्तों वो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। तो ये आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ सकता है, वैसे ज़्यादा पूछेगा नहीं लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। अगर हम बात करें, या दिल्ली पुलिस ने देखो पूछ भी लिया है, इसके लिखा इसके पश्चिम में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है तथा दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है, पूर्व में यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। अगर हम बात करें बरमूडा भी दक्षिण अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अंटार्कटिका में बरमूडा स्थित है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हिंद महासागर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हिंद महासागर इसके उत्तर में दक्षिण एशिया, थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसके उत्तर में जो है दक्षिण एशिया और जो है दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। यह एक अर्ध महासागर है। कौन सा है? यह एक अर्ध महासागर है दोस्तों। अगर हम बात करें इस महासागर में सुंडा गर्त यानी जावा गर्त हिंद महासागर में अवस्थित है। ठीक, इसमें सुंडा गर्त है जो कि 23,560 फीट गहरा है। इसके अतिरिक्त डाइमेंटीना गर्त यहीं अवस्थित है। इस महासागर का सबसे बड़ा मेडागास्कर है, मतलब अगर द्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक दोस्तों, अगर हम आगे बात करें इसमें डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में अवस्थित है। अगला है मॉरिशस और यूनियन द्वीप जो फ्रांस का था दोस्तों, भी इसी महासागर में स्थित है। इस द्वीप का निर्माण जो है ज्वालामुखी से हुआ है। लक्षद्वीप मालद्वीप है, लक्षद्वीप है, प्रवाल द्वीपों के उदाहरण है। अगला है महासागरीय जलधाराएं। अगर बात करें तो एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागर के जल के विशाल प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं, जो 2 प्रकार की होती है। एक दोस्तों अगर हम बात करें तो गर्म जलधारा होती है। यह जलधारा प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ बहने वाली जलधारा को गल जलधारा कहते हैं। यह जलधारा निम्न क्षेत्रों में चलती है जो तापमान को बढ़ा देती है। दोस्तों क्या करती हैं? ये तापमान को बढ़ा देती है। अगला है ठंडी जलधारा, तो ये उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती है। देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर गर्म जलधारा है, बताइए विषुवत रेखा, जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक, 0 डिग्री है और यहाँ सूर्य का प्रकाश खटाखट आप देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा और सबसे सीधा कहाँ पड़ रहा है? विषुवत रेखा पर। तो यहाँ पे सूर्य ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तापमान यहाँ अधिक हो जाएगा। तापमान अधिक होगा तो सीधी सी बात है, मतलब जलवाष्प के रूप में ऊपर उठेगी। तो जब जलवाष्प ऊपर उठेगी तो यहाँ का स्थान खाली हो जाएगा नहीं। तो अब देखिए यहाँ का ये देखिए, अगर ये यहाँ पे गर्म हो गया तो ये अगर गर्म होगा तो ये तल थोड़ा उठ जाएगा। पानी अगर गर्म है तो थोड़ा उठ जाएगा और जब उठेगा तो ये बहेगा दोस्तों, प्रवाह करेगा और ये प्रवाहित होना शुरू होगा। अगर ये इधर प्रवाहित हो रहा है दोस्तों तो इसे भरने के लिए ये जलधारा ऊपर से नीचे आएगी। तो जो ये ऊपर से नीचे की आएगी उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, निम्न अक्षांश क्या है? 0 डिग्री। तो निम्न से अगर उच्च की ओर जाएगी तो ये गर्म जलधारा है और उच्च से निम्न की ओर आएगी तो ये ठंडी जलधारा है। ठीक दोस्तों, ये प्राय ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। ये धाराएं जिन क्षेत्रों में बहती है वहाँ तापमान घटा देती है। अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं अपनी बाईं ओर चलती हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यह कोरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। उपर्युक्त दिए गए कथन का अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के बहने की दिशा मानसून निर्धारित करता है। यह गर्म जलधाराएं ठंडे सागर की ओर व ठंडी जलधारा गर्म सागर की ओर बहती हैं। बगल वाले मरे जा रहे हैं दोस्तों, फर्जी बात है। मना करता हूँ इतनी बार, उसके बावजूद नहीं मानते हैं, फर्जी गाना सुनते हैं।
ब्लूटूथ या हेडफोन नहीं लगा सकते, फर्जी डिस्टर्ब करते हैं। अगर हम बात करें प्रशांत महासागर की जलधारा, तो एल नीनो जलधारा जो है गर्म जलधारा है, क्यूरेशियो जलधारा गर्म है, सुसीमा की जलधारा गर्म है, अलास्का की जलधारा भी गर्म है। ठंडी जलधारा कैलिफोर्निया की जलधारा है, अंटार्कटिका की जलधारा है, हम्बोल्ट की जलधारा है, क्यूराइल की जलधारा है। अगला अगर हम बात करें अटलांटिक महासागर की, तो गल्फ स्ट्रीम है, फ्लोरिडा की जलधारा है, ब्राज़ील की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, केनारी की जलधारा, ये ठंडी हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हिंद महासागर में जैसे मोजाम्बिक की धारा है, अगुलहास की धारा है, ये गर्म है। ठंड पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, देखिए महाद्वीप के जो पश्चिमी भाग में है ना वो ठंडी जलधाराएं होती हैं, और महाद्वीप के पूर्वी भाग में हमेशा गर्म जलधाराएं बहती है। देखिए रीजन क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, इधर से जलधारा बह रही तो सीधी सी बात है टकराएगी तो इधर ही तो आएगी, तो ये पूर्वी भाग हो गया, ये पूर्वी, तो ये जलधारा गर्म है, इधर टकराई आ गई। और एक जलधारा जब इधर चलेगी विषुवत रेखा से तो ये टकराएगी, एक सीधे चली जाएगी और एक इस तरफ चले जाए, तो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा और पूर्वी भाग में गर्म जलधारा। ठीक, एक एग्जांपल छोटा सा दिया हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं। आप देखिए न्यू फाउंडलैंड के समय जहाँ गर्म और ठंडी जलधारा मिलेंगी वहाँ दोस्तों क्या होगा, वहाँ प्लैंकटन नामक घास पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ कोहरे जैसी दशाएं बन जाएंगी तो फाइटोप्लैंकटन के लिए उपयोगी होंगी, क्योंकि वहाँ पे जो है सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक मात्रा में नीचे नहीं जाएगा धरातल में, तो ये नष्ट नहीं होंगे। यह मछली पालन के लिए बहुत अधिक विकसित होता है। मछली पालन के लिए प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक न्यू फाउंडलैंड के समय अटलांटिक महासागर में स्थित है, बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती है। ज्वार भाटा की अगर बात करें, चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण सागर के जल के ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं और जो है गिरने को भाटा कहते हैं। सागर के जल को ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार और सागर के जल को नीचे गिरकर पीछे हटने को भाटा कहते हैं। अगला दिया अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी एक सीध में होते, इस दिन उच्च ज्वार आता है, क्योंकि सीध में होते हैं पूर्णिमा वाले और अमावस्या वाले दिन। ये सब पढ़ा चुका हूँ, आप देखे होंगे आगे, पहली वीडियो में शायद बताए ये सब। लिखा है चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा 2 गुना होता है, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी से अधिक निकट है। जब सूर्य व चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं तो उस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार आता है तथा ज्वार के 6 घंटे और जो है 13 मिनट बाद भाटा आता है। देखिए ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल से। इंग्लैंड के दक्षिण में स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन ज्वार 4 बार आता है। अगर हम बात करें महासागर के जल का उच्चतम तापमान अगस्त में तथा न्यूनतम तापमान फरवरी में अंकित किया जाता है, ये याद रखेंगे दोस्तों। वायुमंडल की बात करते हैं, एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ से दोस्तों। अगर हम बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन देखिए लगभग याद करना है आपको, बहुत पॉइंट नहीं याद करना है। और ऑक्सीजन कितनी है तो 21% मान लीजिए लगभग, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ये एग्जैक्ट याद करना है। उसके बाद आर्गन है, तो पहले नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर जो है कार्बन है, फिर आर्गन है। देखिए वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैस है जैसे नाइट्रोजन, यह गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का एक अंग है, सही बात है। ऑक्सीजन, यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन के बिना हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यह प्रोटीन का है, यह ऊर्जा का है। कार्बन डाइऑक्साइड, यह सबसे भारी गैस है, इसी कारण यह सबसे निचली परत में पाया जाता है। भारी गैस है इसलिए निचली परत में है, फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर ऊंचाई तक है। यह गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है और वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखती है। ओजोन की अगर हम बात करें तो यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाई तक बहुत कम मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। यदि वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा कम हो जाए तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती हैं। ओजोन परत को CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है नुकसान पहुंच रही है, इसके कारण जो है ओजोन को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक, अगला दिया जलवाष्प। तो जलवाष्प की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील व असमान वितरण वाली, सही बात है। अगर धूप अधिक है तो जलवाष्प कम होगी, धूप कम है जलवाष्प अधिक होगी। 8 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। इससे संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, हिम आदि का निर्माण होता है। यह एक कंबल का काम करती है, जिससे पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म होती है न ही अत्यधिक ठंडी। आकाश का रंग नीला धूलकर के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प पृथ्वी के तापमान को बनाए रखते हैं।
कार्बन की अगर हम बात करें वायुमंडल की संरचना तो निम्न परत होती है इसमें। देखिए, एक होता है ट्रोपोस्फीयर, इसमें जो हवाएं चलती ऊर्ध्वाधर भी चलती हैं और क्षैतिज भी चलती हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो ये देखिए स्ट्रेटोस्फीयर जो है प्लेन उड़ाने के लिए सबसे अच्छी दशा है स्ट्रेटोस्फीयर, ये जो है ना ये इसके लिए बताया गया है स्ट्रेटोस्फीयर के लिए। उसके बाद उल्कापिंड इसी में आके जल जाते हैं। थर्मोस्फीयर, यानी देखिए ये होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और जो है बहिर्मंडल। तो सबसे बाह्य पे ही जो है ये अंतरिक्ष सैटेलाइट जो है स्थापित किए जाते हैं। ठीक दोस्तों, अगर हम आगे बात देखिए यहाँ पे बहुत गाढ़ा गाढ़ा है, उसके बाद थोड़ा हल्का 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 फिर कम, यानी जो गैसें हैं वो कम होती चली जाएंगी ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे। अगर हम क्षोभ मंडल की बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा दोस्तों। ट्रोपोस्फीयर यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई दोस्तों अगर हम बात करें तो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर जो है कितना है दोस्तों, तो विषुवत रेखा पर जो है 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, तो 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और अगर हम बात करें इस मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती जाती है और प्रतिदिन 165 मीटर की ऊंचाई पर औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता जाता है। इसे सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाता है। इस परत पर का ट्रोपोस्फीयर नामक टीजेंस डी बोल्ट ने किया था। सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में होती है। इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। अगर हम आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे समताप मंडल की बात करें तो इसकी धरातल से ऊंचाई लगभग कितनी है, तो लगभग 50 किलोमीटर है। इस परत की औसत मोटाई लगभग 40 किलोमीटर है। यह क्षोभ मंडल के ऊपर की परत है। इसमें तापमान समान रहता है। इसकी मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है, कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। इस मंडल की निचली सीमा वायुमंडल उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। जैसे क्षोभ मंडल की अगर हम बात करें तो ओजोनोस्फीयर जो है, ओजोन कहाँ पाया जाता है, तो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस मंडल में एक ओजोन गैस परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं इसे। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, एसी है, फ्रिज है जैसे उपकरण से निकलती है। अगर हम बात करें ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डॉप्सन का कई बार आया क्वेश्चन, ठीक, और इसका जो रंग होता है हल्का नीला होता है। मध्य मंडल के देखते हैं, मैंने बताया ना कई बार आता है एग्जाम में। देखिए यहाँ पे पूछेगा मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से जो है 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक समताप मंडल के ठीक ऊपर है। अगला दिया है कि इस मंडल में क्षोभ मंडल की तरह ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है। उल्कापिंड मध्य मंडल में आकर नष्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें मध्य मंडल की ऊपरी सीमा अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपॉज कहते हैं, जो आयन मंडल को मध्य मंडल से अलग करती है। इस मंडल में गर्मियों के दिनों में जो है ध्रुवों के ऊपर नोक्टिल्यूसेंट बादलों तथा निशादीप्त बादलों का निर्माण मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नोक्टिल्यूसेंट जो बादल है इसी में पाया जाता है। आयन मंडल की अगर हम बात करें आयनोस्फीयर, तो दोस्तों इसकी जो है 80 से 640 किलोमीटर तक है। और अगर कुछ स्रोतों की बात करें तो 400 मिलेगा। इस मंडल में रेडियो, टीवी, रडार, फोन की संचार किरणें परिवर्तित होती हैं। संचार उपग्रह इसी मंडल में होते हैं, आयन मंडल में। इस मंडल में अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरेलिस जैसी घटनाएं घटित होती है। मैंने इसके बारे में आपको बताया है, ठीक। पिछली वीडियो देखेंगे जो पड़ी हुई है 3, उसमें सारी चीज़ें बता चुका हूँ। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ कई परतों का विकास होता है, जैसे डी, ई, एफ तथा जी परतें होता है। बाह्य मंडल की अगर बात करें एक्जोस्फीयर 640 किलोमीटर के ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहते हैं। इसके ऊपर की कोई सीमा नहीं है। इस मंडल में वान अलेन रेडिएशन बेल्ट की उपस्थिति है, जिसमें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पकड़े गए अवशोषित कण पाए जाते हैं। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता है, ठीक। अब देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। वैसे ये डाटा आप जो है करंट से अपडेट करिएगा। अब हम ये जनजातियाँ देख लेते हैं, बस हमारा ये जो है कंप्लीट हो जाए ताकि, ठीक दोस्तों। अभी थोड़ा और नीचे होगा, बचा होगा पोर्शन, देख लेते हैं। समदाब रेखा की अगर बात करें, समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समदाब रेखा कहलाती है। देखिए माओरी जनजाति कहाँ है, न्यूजीलैंड की है। एस्किमो टुंड्रा अलास्का व ग्रीनलैंड की है। किर्गिज कहाँ के है, किर्गिस्तान के है। सेमांग मलेशिया। जुलू दक्षिणी अफ्रीका। हैदा होपी यांकी अमेरिका। याकूत टुंड्रा प्रदेश की है, साइबेरिया। अगर हम बात करें रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका की है। युकाधर साइबेरिया की है। अफरीदी पाकिस्तान की है। मसाई केन्या, तंजानिया, युगांडा की है। बोरो कहाँ की है, ब्राज़ील की है। निग्रो मध्य अफ्रीका। पिग्मी कांगो। बद्दू अरब
या सहारा, बुशमैन कालाहारी, बिद्दा श्रीलंका, ये पूछी गई थी ये वाली दोस्तों आरो यारो में। ओंग भारत, ईटा फिलीपींस, ततार साइबेरिया, फल्लाह मिस्र, अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि मिस्र के किसानों को क्या कहते थे, फल्लाह। हक्का चीन, एलो रिवर ठीक बेसिन, इंका पेरू, पोनन मध्य बोर्नियो। अगर बात करें पोकोमो केन्या। अब हम यहाँ देख लेते हैं इनका उत्पादन दोस्तों। देखिए गेहूँ हम पहला देख लेते हैं। गेहूँ और धान में चीन आगे है, भारत दूसरे नंबर पे है। गन्ना में ब्राजील है, भारत दूसरे पे है। कपास में भारत पहले पे, चीन दूसरे पर है। केला में भारत पहले पे है और चीन दूसरे पर है। नारियल में इंडोनेशिया आगे है, फिलीपींस दूसरे पर है। तंबाकू में चीन आगे है, यूएसए ठीक। प्राकृतिक रबर में थाईलैंड है, इंडोनेशिया। उसके बाद आलू में चीन आगे है, भारत दूसरे पर है। तो ये थोड़ा याद रखना होगा आपको। इसी तरह प्याज में चाइना आगे है दोस्तों, भारत सेकंड पे है। जूट में बांग्लादेश है, दूसरे पे भारत है। दलहन में भारत आगे है, चीन है दूसरे पे। जौ में रूस सबसे आगे है, कनाडा दूसरे पर है। ज्वार और सोयाबीन में अमेरिका सबसे आगे है। मूंगफली में अगर बात करें तो चाइना है पहले पे, दूसरे पे भारत है। सूरजमुखी यूक्रेन में सबसे ज़्यादा होता है, रूस दूसरे नंबर पे है। चीन में सेब सबसे अधिक, अमेरिका में दूसरे स्थान पर। मसाले भारत में सबसे अधिक, दूसरे नंबर पे तुर्की। अंगूर इटली में सबसे अधिक और फ्रांस में दूसरे स्थान पर। संतरा ब्राजील में और चाइना में। अब देख लीजिए खनिज उत्पादन। अब देखिए इसमें ये जो दिया है ना आंकड़ा, यह हमेशा आप करंट से अपडेट करिए, मेरा मानना ये है ठीक। तो ये करंट से अपडेट कर लीजिएगा, बाद में बता देंगे तो जब एग्जाम आने वाला होगा तब बता देंगे। हम ये देखते हैं नदियों के किनारे बसे नगर। देखिए करंट वाली चीज़ें दोस्तों पहले से नहीं देखी जाती, क्योंकि करंट में खनिज वाला हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो, समझ में कि नहीं। साल डेढ़ साल में तो चीज़ें बदलती रहती है। देखिए लंदन जो है इंग्लैंड में है, टेम्स नदी के किनारे है। बर्लिन जर्मनी का है। स्पीरी वियना ऑस्ट्रेलिया का शहर है और डेन्यूब नदी के किनारे है। इराक की राजधानी बगदाद टिग्रिस नदी के तट पर है। मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के तट पर है। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के तट पर है ठीक। तो ये चीज़ याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला पेरिस फ्रांस सीन नदी के तट पर है। इनके सब कैटेगरी बता चुका हूँ। लाहौर पाकिस्तान है, रावी नदी के तट पर। कराची पाकिस्तान सिंध नदी के तट पर। बुडापेस्ट हंगरी डेन्यूब की नदी के तट पर। मैड्रिड स्पेन मेजियर है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया स्वान हो जाएगा। न्यूयॉर्क कहाँ, हेडसन नदी के तट पर। वाशिंगटन पोटामैक नदी। मिलान शहर इटली का है। पो नदी है दोस्तों, पो को इटली की गंगा कहते हैं ठीक। जैसे अपने यहाँ गंगा को क्या कहते हैं, मतलब गंगा नदी हमारी है ना, तो उसी ये पो को कहते हैं इटली की गंगा। वार्डियॉक्स फ्रांस का शहर है, गैरोनी नदी पर। डी हार्वे फ्रांस का शहर है, सीन नदी पर। ब्रेमेन जर्मनी का शहर है, वीजर। हैम्बर्ग जर्मनी का शहर है, एल्ब नदी है। वार्सा पोलैंड का है, विस्तुला नदी पर। कीव यूक्रेन का है, नीपर नदी पर। मास्को रूस का है, मस्कावा नदी पर। वांगझू चीन में है, सिक्यांग नदी पर। नामपे कंबोडिया का है, मेकांग नदी पर ठीक दोस्तों। तो याद रखना ये। अगर हम आगे बात करें ठीक, देखिए अगला बैंकॉक थाईलैंड, चाओ फ्राया हो जाए। पोर्टलैंड यूएसए, कोलंबिया। वैंकूवर कनाडा का है, फ्रेजर है। मॉन्ट्रियल कनाडा का है, सेंट लॉरेंस नदी। ब्यूनिस आयर्स अर्जेंटीना, पराना हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें खार्तूम सूडान का है, नील नदी व श्वेत नील के संगम पर है। और जूब अगर हम बात करें तो दक्षिणी सूडान श्वेत नील की बात करें ठीक। अब नहर देख लेते हैं ये, फिर हमारा ये जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर में है। केपी नहर भारत में है दोस्तों, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। सुएज नहर मिस्र में है, लाल सागर और भूमध्य सागर। सू नहर यूएसए सुपीरियर और मिशिगन के बीच में है। अगर हम बात करें पनामा, तो ये पनामा हो जाएगा अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर में, कैरेबियन। उसके बाद है मैनचेस्टर शहर ग्रेट ब्रिटेन, मैनचेस्टर लिवरपूल। ईरी नहर जो है यूएसए में है, ईरी झील और मिशिगन झील के बीच में है। गोटा नहर स्वीडन स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग। न्यू वाटरवे जर्मनी है। उत्तरी सागर रॉटरडम पनामा है। इसका नहर 1914 में हुआ प्रारंभ में। इस पर अमेरिका का अधिकार था और वर्ष 2000 में इस पर पनामा का अधिकार हो गया। तो दोस्तों हम जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें करंट की चीज़ें आपको अपडेट कर लेनी है, जब आएगा वो भी तब करा देंगे हम खुद ही ठीक। तो हम कल से दोस्तों यहाँ देखेंगे क्या चीज़, तो कल से हम इंडियन ज्योग्राफी की ओर मूव करेंगे ठीक। तो कल से हम इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।